जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई विश आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में जैसा कि आपको पता, एक्सक्रीशन जो है ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, इन सब मेटाबोलाइट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, इसके मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनके बॉडी से बाहर निकलने को एक्सक्रीशन कहते हैं। आप सब स्टूडेंट्स को जो है ये पता होना चाहिए कि जो हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है इसमें वाटर जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और जब हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है तो जो सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स जो हैं दे आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यानी इनको आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में कहोगे वाटर को और सॉल्ट्स को। यानी सॉल्ट्स और वाटर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अलावा ये भी ऐसे पार्टिकल्स हैं, मादे हैं, जो आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में इनको शामिल कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि दो किस्म का जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है। एक मेटाबॉलिज्म है जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और एक मेटाबॉलिज्म है जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म की, यानी कैटाबॉलिज्म में जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स का आपके सामने जनरल फार्मूला मौजूद है। इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप जो है एक अमाइनो एसिड से रिलीज हो जाता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड यहां से रिलीज हो जाए तो फिर हम इस अमल को डीएमिनेशन कहते हैं। अब जब ये डीएमिनेशन होती है तो ये मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। यानी ये मॉलिक्यूल जो है अब एक अमाइनो एसिड का हिस्सा नहीं रहता। यानी अमाइनो एसिड जो है वो ब्रेक डाउन का शिकार हो जाता है, और ये जो अमाइनो ग्रुप है या तो ये ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कि बॉडी से ये बाहर चला जाए, या फिर इसको रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सके। लिहाजा आप कह लें कि अमाइनो ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड से निकल जाना भी जो है आप एक्सक्रीशन का ही नाम लेंगे। और ज्यादातर ये प्रोसेस जो है आपके लिवर के सेल्स में हो रहा होता है। लिवर के सेल्स जो है वो आपके हिपैटोसाइट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये अमाइनो एसिड जो है वो दोबारा ही इधर आ जाए और दोबारा एक नया अमाइनो ग्रुप बनाए, और नया अमाइनो ग्रुप बनाने के बाद ये दोबारा एक प्रोटीन बनाने में या अमाइनो ग्रुप का पेप्टाइड बनाने में इस्तेमाल हो जाए, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप है जब अमाइनो एसिड से निकल जाता है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल, कह लें जिस तरह कि आप वाटर भी कह सकते हैं कि वाटर के साथ मिलकर ये जो हमारा प्लाज्मा है जिसको हम कह सकते हैं ब्लड प्लाज्मा, तो ये ब्लड प्लाज्मा से जो है ये जाकर ब्लड प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है ये अमाइनो ग्रुप, और इस तरह से ब्लड प्लाज्मा जो हमारा है वो टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए ये टॉक्सिक होने की वजह से, टॉक्सिटी क्रिएट करने की वजह से हमारा ब्लड जो है वो पॉइजनस हो सकता है। इसलिए इसको ब्लड में से जो है वो निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वाटर जो है वो इस्तेमाल होता है अमाइनो ग्रुप को ब्लड में से निकालने के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर एग्जांपल इस अमाइनो ग्रुप को जो है अपने ब्लड में से नहीं निकालेंगे तो ये हमारे ब्लड में आकर हमें कन्वर्जेंस क्रिएट कर सकता है। यानी ब्लड में अमाइनो ग्रुप का बढ़ जाना, टॉक्सिक लेवल इंक्रीज कर जाना, तो इससे ये होगा कि हमें मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, कन्वर्जेंस हो सकती हैं, या हमारा जो ब्रेन है वो काम करना छोड़ देगा, हमें कोमा में जा सकते हैं, या फिर जो है हमारी इस टॉक्सिटी की वजह से, यानी अमाइनो ग्रुप के ब्लड में प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो अमाइनो मॉलिक्यूल है ये किस शक्ल में पानी के साथ मिलकर हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो मैं आपको इतना बताता चलूँ, यहाँ पर जो है वो किडनी का रोल आता है कि वो ब्लड कैपिलरीज को जो है वो अपने अंदर लेती हैं, और वेन्स को जो है ब्लड आर्टरीज को अपने अंदर लेती हैं, और वेन्स को जो है वो बाहर निकालती हैं। और इस केस में आप कह सकते हैं कि जो अमाइनो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया, या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया, या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इन तीन मॉलिक्यूल्स की शक्ल में ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है, और पानी की मदद से ये हमारे जिस्म में यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, तमाम जानदारों में अमाइन जो है वो अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड नहीं बनता। स्पेशली अगर हम मैमल्स की बात करें तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि
अमाइन को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, या कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में ये अमाइन की शक्ल में मौजूद है या ये अमोनिया की शक्ल में हमारे ब्लड में मौजूद है, तो फिर अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी से डायरेक्ट रिलीज नहीं होता। अगर हम अपने इंसानों की भी अगर बात करें तो ये हमारी बॉडी में यूरिया की शक्ल में बाहर निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमोनिया यूरिया कैसे बन जाता है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एक्सेस डीएमिनेशन जो है वो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की शक्ल में होती है और इसमें जो है डेफिनेटली वाटर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन लोअर क्वांटिटीज में भी डीएमिनेशन होती है। यानी जो अमोनिया है या अमाइनो ग्रुप है वो हमारी बॉडी या डिफरेंट जानदारों की बॉडी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, ट्राइमेथाइलमेन ऑक्साइड, और इसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी में इवन अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी रिलीज हो जाता है और प्योरीन्स और पैरामिडीन्स की शक्ल में भी रिलीज हो जाता है। अब ये जो अमाइनो एसिड का तो आपको अंदाजा है, प्योरीन्स और पैरामिडीन्स जो है ये डीएनए की बेसिस हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि प्योरीन्स और पैरामिडीन्स जो हैं ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, लिहाजा नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं इनका मजीद मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, और इनका मजीद मेटाबॉलिज्म अगर हो जाए तो फिर ये किस फॉर्म में जो है वो बॉडी से बाहर निकलती हैं, एक्सक्रीट होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो स्टूडेंट्स सिर्फ अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, बल्कि प्योरीन्स एंड पैरामिडीन्स का भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। और अगर प्योरीन्स और पैरामिडीन्स जो हैं अगर उनको ब्रेक डाउन किया जाए, उनका कैटाबॉलिज्म किया जाए, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बहुत लोअर क्वांटिटी में ऐसा हर बॉडी में होता है, तो फिर उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, एलांटोइन, यूरिया और अमोनिया जैसे जो है वो कंपाउंड बनते हैं। लिहाजा इन चीजों का जो है हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब मैं आखिर में आपसे ये बात करना चाहूंगा कि अगर हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं और हमने सीखा कि अगर प्रोटीन्स जो हैं अगर वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा अमाइनो ग्रुप में, ठीक है, या कह लें अमाइन ग्रुप में। ये आप सब स्टूडेंट्स को अब बात जो है कंफर्म हो जानी चाहिए। या फिर एक और जरिया है जिससे ये अमाइन ग्रुप बनाया जा सकता है, वो है न्यूक्लिक एसिड्स। यानी न्यूक्लिक एसिड्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम प्योरीन्स और पैरामिडीन्स कह सकते हैं। और ये प्योरीन्स और पैरामिडीन्स जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, आप कह लें वो भी जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस यानी कि प्योरीन्स और पैरामिडीन्स में जो है वो कन्वर्ट होती हैं, और फिर इनके कन्वर्जन के बाद ये भी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर अमोनिया या अमाइन ग्रुप आप इसको कह लें। तो फिर ये जो अमाइन ग्रुप है यू कैन से कि इसने अब शक्ल इख्तियार करनी है। ये अमाइन ग्रुप जो है ये शक्ल इख्तियार करेगा अमोनिया की, ये अमाइन ग्रुप जो है ये शक्ल इख्तियार करेगा यूरिया की, ये अमाइन ग्रुप जो है ये शक्ल इख्तियार करेगा यूरिक एसिड की। लेकिन कौन से ऐसे जानदार हैं जो इन शक्लों में तब्दील होंगे? तो अमाइन ग्रुप जो है वो इक्वेटिक एनिमल्स को आप कह लें मोस्टली, और फिशेस को कह लें कि वो अमाइन को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। यानी अमाइन से अमोनिया बनता है और बॉडी से बाहर विद द हेल्प ऑफ वाटर। और इस तरह से जो अमाइन ग्रुप है फिर वो एम्फीबियंस, मैमल्स, मोस्टली एम्फीबियंस, मैमल्स, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस, इनको अगर हम देखें तो वो अमाइन ग्रुप को कन्वर्ट करती हैं यूरिया में, यूरिया साइकिल के थ्रू, और फिर यूरिया को पानी की मदद से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जानदार। उसके बाद देखें अमाइन ग्रुप जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय यूरिक एसिड साइकिल। तो उसमें ये कैसे पॉसिबल होता है कि जो अमाइन है वो मोस्टली रेप्टाइल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स के अंदर जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो पानी की मदद से जो है वो बाहर निकल जाता है। मैं आपको एक हिंट दे दूं, सबसे ज्यादा पानी चाहिए अमोनिया को निकालने के लिए, फिर यूरिया को निकालने के लिए सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है यूरिक एसिड को निकालने के लिए। और ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हो सकता है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी मजीद वीडियोस के लिए जो है आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहां से मजीद वीडियोस देख सकते हैं। सो अभी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।